गुड मॉर्निंग। मेरा नाम निखत उमेरा है। मैं इस्माइल महिला पीजी कॉलेज में राजनीति विज्ञान विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। आज का जो हमारा विषय है वो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्रीय हित। आज हम समझेंगे कि राष्ट्रीय हित क्या होता है, उसके क्या अर्थ हैं, क्या अभिप्राय हैं, राष्ट्रीय हित के निर्धारक तत्व कौन कौन से होते हैं, राष्ट्रीय हित के कितने प्रकार हैं और उसके अभिवृद्धि के क्या साधन हैं। इन बातों पे हम आज प्रकाश डालेंगे या चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि राष्ट्रीय हित क्या होता है, राष्ट्रीय हित का क्या महत्व है। राष्ट्रीय हित अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की प्रमुख अवधारणाओं में से एक है, जिसे मार्गेंथो ने विश्व राजनीति का अंतिम और निर्णायक तत्व माना है। यानी कि राष्ट्रीय हित एक ऐसी अवधारणा है जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बहुत ही ज्यादा आवश्यक हो जाता है इसे समझना। और हेंस मार्गेंथो जो कि यथार्थवादी हैं और उन्होंने यथार्थवाद के 6 प्रतिमान हमारे सामने प्रस्तुत किए हैं, उसमें उन्होंने बताया है कि विश्व राजनीति का अंतिम और निर्णायक तत्व अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्रीय हित ही होता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को राष्ट्रीय हित के रूप में परिभाषित शक्ति का संघर्ष मानते हैं मार्गेंथो। वो कहते हैं कि जो राष्ट्रीय हित होता है उसकी परिभाषा हम शक्ति के संदर्भ में दे सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो राष्ट्र होते हैं वो उनका हित होता है शक्ति का अर्धन करना, शक्ति का वर्धन करना, शक्ति को बनाए रखना और उसी शक्ति की प्राप्ति के लिए वो कंटिन्यूअस संघर्ष में लगे रहते हैं। यही राष्ट्रीय हित जो होता है वो किसी भी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में किसी भी राज्य की जो विदेश नीति होती है उसका केंद्र बिंदु होता है, जिसके चारों ओर संपूर्ण जो राजनीति है, जो संपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है, जो विदेश नीति है, घूमती रहती है। यथार्थवादियों ने राष्ट्रीय हित को विदेश नीति के मार्गदर्शक के रूप में स्वीकार किया है। यथार्थवादी मानते हैं कि जो राष्ट्रीय हित होता है वो किसी भी देश की विदेश नीति का मेन जो मार्गदर्शन है वो राष्ट्रीय हित के आधार पे ही होना चाहिए। राष्ट्रीय हित क्या जो है वो तार्किक होने चाहिए, विवेकशील तरीके से उनको बनाया जाना चाहिए। जो विदेश नीतियां हैं वो राष्ट्रीय हित के आधार पे बननी चाहिए। प्रत्येक राज्य अपने राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखकर ही अपनी विदेश नीति का निर्माण और संचालन करता है। यानी एक राष्ट्र जो भी व्यवहार करता है, जो भी विदेश नीति बनाता है, उसे हमेशा केंद्र में राष्ट्रीय हित को रखना होता है, राष्ट्रीय हित को ध्यान रखना होता है और उसी के आधार पे अपने नीतियों का निर्माण और संचालन करना होता है। कोई राज्य भले कितना ही ये कहे कि वो उच्च आदर्श या पवित्र आकांक्षाओं की घोषणा क्यों न करता हो या उसकी विदेश नीति सदैव राष्ट्रीय हित का ही अनुसरण करती है। यानी कोई राज्य अपनी जो विदेश नीति बनाता है उसमें वो जो भी बातें बताए कि वो किस आदर्श के तौर पे उसे बना रहा है या किन नैतिक मूल्यों से जोड़ के उस चीज को वो बताना चाहता है, लेकिन अंततः हम देखते हैं कि उसकी जो विदेश नीति होती है वो हमेशा राष्ट्रीय हित से ही प्रभावित होती है। इसी के आधार पे हम कह सकते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शत्रु होते हैं या मित्र होते हैं उनका चयन कोई राज्य करता है। इसी के आधार पे जो लॉर्ड पामस्टन है वो कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शत्रु और मित्र स्थायी नहीं होता है बल्कि राष्ट्रीय हित ही स्थायी होता है। समय के हिसाब से, परिस्थिति के हिसाब से राष्ट्रों के जो हित हैं वो बदलते रहते हैं और इसी के आधार पे जो राष्ट्र हैं उनके मित्र और शत्रु भी बदलते रहते हैं। यदि राज्यों के साथ सहयोग है तो उनके बीच में मित्रता बनती है और यदि राज्यों के बीच में द्वंद्व है, संघर्ष है, विरोध है तो हमें उनके बीच में शत्रुता देखने को मिलती है। और ये द्वंद्व, संघर्ष, ये सहयोग जो है वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्रीय हित से ही प्रभावित होते हैं। विदेश नीति की जो सफलता है या असफलता का आकलन भी हम राष्ट्रीय हित के आधार पे ही करते हैं। कोई देश की जो विदेश नीति है, किसी भी देश की जो विदेश नीति है वो कितनी सफल है या वो अपने हित कितना असफल है, उसकी विदेश नीति कहाँ तक जो है उसके राष्ट्रीय हित को पाने में कामयाब है, इसका भी हम आकलन इसी राष्ट्रीय हित के आधार पे ही करते हैं। परंतु सवाल ये उठता है कि राष्ट्रीय हित क्या है। इसे परिभाषित कर पाना सरल नहीं है क्योंकि ये अनेक संदर्भ में प्रयुक्त होता है और इसका अनेक अर्थ निकलता है। जिस प्रकार से मनुष्य के स्वार्थ अलग अलग होते हैं, हित अलग अलग होते हैं और वो आपस में मैच नहीं करते हैं, इसी प्रकार से जो राष्ट्र होते हैं उनके राष्ट्रीय हित भी आपस में अलग अलग होते हैं। हम कोई उनकी निश्चित परिभाषा नहीं कर सकते हैं या कोई उनका स्पष्ट जो डेफिनेशन बताना मुश्किल हो जाता है क्योंकि ये कई चीजों पे निर्भर करता है। वास्तव में राजनीतिज्ञ और नीति निर्माता इसका प्रयोग अपनी आवश्यकता अनुसार अपने कार्य को उचित सिद्ध करने या उन्हें न्याय
संगत ठहराने के लिए करते हैं। जब भी नीति बनाते हैं अपने देश के लिए, जो विदेश नीति बनाते हैं या जो कूटनीति होती है या जो भी नीतियां होती हैं, वो उस आधार पे अपने जो राष्ट्रीय हित होता है उसके आधार पे बनाते हैं और वो उसी आधार पे उसको परिभाषित भी करते हैं। इसलिए ये कह पाना कि कोई राष्ट्रीय हित का निश्चित अर्थ होता है, ये थोड़ा सा जो है संभव प्रतीत नहीं होता है। जैसे कि हम बात करें, अगर 60 वर्ष पहले हिटलर ने अपनी जो विस्तारवादी नीतियां हैं उसको जर्मनी का राष्ट्रीय हित कहकर हमें बताया था। उसी तरह से अगर आज अमेरिका को देखें तो अमेरिका की जो साम्राज्यवादी नीतियां हैं वो भी उसके राष्ट्रीय हित के से ही जुड़ी हुई है, उसी से वो उसका औचित्य सिद्ध करता है। तो इस प्रकार से कोई जो राष्ट्र होता है वो अपने राष्ट्रीय हित के आधार पे ही विदेश नीति बनाता है। उसकी सफलता असफलता उसकी विदेश नीति पे ही जो है उसकी राष्ट्रीय हित पे ही निर्भर करती है और वो उसी के आधार पे अपनी विदेश नीति को न्याय संगत हमारे सामने ठहराता है। राष्ट्रीय हित की अवधारणा को भली भांति समझने के लिए उसकी अर्थ, उसकी परिभाषा, उसके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, उसके निर्धारण में सहायक तत्व और विभिन्न प्रकार के अभिवृद्धि के साधनों का अध्ययन आवश्यक हो जाता है। तो इसलिए क्योंकि राष्ट्रीय हित की जो अर्थ है, जो परिभाषा है, वो इतना ज्यादा अस्पष्ट है, इतना ज्यादा अनेकार्थों के साथ जुड़ा हुआ है कि आवश्यक हो जाता है कि हम जो कोई देश कोई राष्ट्रीय हित जो बनाता है उसका क्या ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य है या उसके निर्धारण में कौन से सहायक तत्व हैं या फिर उसके जो प्रकार हैं और किस प्रकार से इसके जो अभिवृद्धि के साधन हैं उनका हम जो एलिमेंट हैं उसका अध्ययन भी हमारे लिए आवश्यक हो जाता है। राष्ट्रीय हित अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का बहुत ही ज्यादा अस्पष्ट शब्द है, इसलिए इसका जो डेफिनेशन है या इसकी परिभाषा करना या इसका एक मतलब एक उसमें एक तरह से परिभाषा करना इसका काफी मुश्किल हो जाता है। इसी में आगे जो है पॉल सैबरी है, उन्होंने राष्ट्रीय हित के 3 अर्थ बताए हैं। पहला वो बताते हैं कि भविष्य में प्राप्त ऐसे आदर्श लक्ष्य जिन्हें कोई राष्ट्र प्राप्त करना चाहता है, यानी एक ऐसे लक्ष्य होते हैं, एक ऐसा आदर्श होता है जो कोई राष्ट्र प्राप्त करना चाहता है। दूसरा परिभाषा वो करते हैं कि ये जो राष्ट्रीय हित होते हैं वो उन नीतियों का घोतक होता है जिनका राष्ट्र व्यवहार में प्रयोग करते हैं, यानी कि राष्ट्र जो भी व्यवहार करते हैं, जो भी उनकी गतिविधियां होती हैं वो राष्ट्रीय हित के आधार पे ही होती हैं। तीसरी बात है, ये वो अर्थ है जो किसी राष्ट्र की विदेश नीति निर्धारक उसे देना चाहे। इसके अलावा ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है कि जो देश के नीति निर्धारक होते हैं, जो शासक होते हैं, जो नीति निर्माणकर्ता होते हैं, उनके भी जो अपने ओपिनियंस होते हैं या उनके जो अपने हित होते हैं राष्ट्र के प्रति, उस आधार पे भी राष्ट्रीय हित को वो डिफाइन करते हैं। तो पॉल सैबरी ने इन तीन प्रकार से जो है राष्ट्रीय हित को परिभाषित करने का प्रयत्न किया है। इसी में एक बहुत ही फेमस अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिज्ञ हैं फॉनन वॉन डाइक। उनके शब्दों में राष्ट्रीय हित क्या है? राष्ट्रीय हित की परिभाषा ऐसे वस्तु के रूप में की जा सकती है जिसकी रक्षा या उपलब्धि राज्य एक दूसरे के मुकाबले में करना चाहते हैं। यानी वो कहना चाहते हैं कि राष्ट्रीय एक ऐसा वस्तु है, उसकी परिभाषा हम इस प्रकार से कर सकते हैं कि जो राज्य है वो अपने राष्ट्रीय हित को प्राप्त करना चाहता है दूसरे के मुकाबले में। हाँ, यानी दोनों ही राज्य या जितने भी राज्य हैं वो अपने राष्ट्रीय हित को पूरा करने में एक दूसरे के विरुद्ध संघर्ष करते रहते हैं। और डायक ने राष्ट्रीय हित को संप्रभुता संपन्न राज्यों की इच्छाएं बताया है, यानी कि जितने भी हमारे दुनिया में संप्रभुता संपन्न राज्य हैं, जितने भी देश सॉवरेन कंट्रीज हैं, उनकी इच्छा है राष्ट्रीय हित। कोई भी देश जो संप्रभु है, स्वतंत्र है, आजाद है, वो अपने राष्ट्रीय हित के आधार पे ही कार्य करता है, ना कि किसी और देश के दबाव में या किसी और देश के जो है प्रेशर में काम करता है, बल्कि अपने राष्ट्रीय हित के आधार पे ही काम करता है। और ऐसा करना ही तर्कसंगत है। अपने देश के हित के आधार पे ही कार्य करना विवेकशीलता है, तर्कसंगतता है। राष्ट्रीय हित की जो अवधारणा है वो एक व्यापक शब्द है और स्पष्ट और लचीला शब्द है और इसका कोई निश्चित अर्थ भी हम नहीं निकाल सकते हैं। परंतु अपनी अस्पष्टता व अनेक अर्थ के उपरांत भी अवधारणा जो है ये राष्ट्रीय हित की, ये अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार का वर्णन करने के लिए, उसे समझने के लिए और उसका पूर्व जो अनुमान है करने के में काफी आवश्यक और महत्वपूर्ण हो जाता है। अब हम जो आगे समझेंगे वो है राष्ट्रीय हित का निर्धारण। ये क्या होता है? राष्ट्रीय हित
का निर्धारण का मतलब वो कौन से तत्व हैं जो किसी देश के राष्ट्रीय हित का निर्धारित करते हैं, राष्ट्रीय हित को तय करते हैं, वो कौन सी चीजें हैं। राष्ट्रीय हित को विदेश नीति का प्रारंभ बिंदु कहा जाता है। कोई राष्ट्र यदि कोई नीति बनाता है, विदेश नीति बनाता है, तो उसकी शुरुआत वो राष्ट्रीय हित से ही करता है। वो उसका प्रारंभ बिंदु भी होता है, वो उसका केंद्र बिंदु भी होता है। विदेश नीति का निर्धारण राष्ट्रीय हित के आधार पर किया जाता है, परंतु स्वयं राष्ट्रीय हित का कोई निर्धारण किस आधार पर किया जाता है या कौन से तत्व हैं जो राष्ट्रीय हित के निर्माण में भूमिका निभाते हैं, ये एक प्रश्न बन जाता है कि राष्ट्रीय हित जो विदेश नीति बनाई जाती है वो राष्ट्रीय हित के आधार पर बनाई जाती है, पर जो राष्ट्रीय हित होता है उसका निर्धारण कैसे किया जाएगा, उन तत्वों का पता कैसे लगाया जाएगा, उन चीजों का पता कैसे लगाया जाएगा, ये हमारे लिए आवश्यक हो जाता है। प्रत्येक राष्ट्र का हित उसकी आवश्यकताओं, उसकी वरीयताओं और प्राथमिकताओं के अनुसार निर्धारित होता है। यानी हर राज्य की अपनी आवश्यकताएं होती हैं, अपनी प्राथमिकताएं होती हैं, अपनी वरीयताएं होती हैं, और उसी के आधार पे कोई राष्ट्र जो है वो राष्ट्रीय नीति बनाता है अपने राष्ट्रीय हित के आधार पे। वो अपनी राष्ट्रीय जो विदेश नीतियां होती हैं उसका जो अनुसरण करता है वो राष्ट्रीय हित के आधार पे ही करती हैं। तो इन वरीयताओं में, आकांक्षाओं में क्या चीजें आ सकती हैं, कौन से निर्धारक तत्व हो सकते हैं, उसमें हम पहले बात कर सकते हैं भौगोलिक स्थिति की बात कर सकते हैं। भौगोलिक चीजें भी, किसी भी जो भौगोलिक अवस्थिति होती है वो किसी भी राष्ट्र की विदेश नीति का बहुत ही महत्वपूर्ण जो है तत्व होता है। जैसे कि ब्रिटेन है, तो ब्रिटेन के लिए जो जल सेना है या जो नौचालन है उसको सशक्त रखना उसकी शुरू से ही प्राथमिकता रही है। इसका कारण ये है कि जो उसकी भौगोलिक अवस्थिति है, ब्रिटेन एक द्वीप है, एक ऐसा देश है जो चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है, तो इस वजह से उसने हमेशा से ही उसकी जो विदेश नीति रही है वो अपने जल सेना को या अपने जो नौचालन है उसको मजबूत रखने की रही है। तो इस तरह से भौगोलिक स्थिति का बहुत बड़ा रोल हो जाता है। ऐतिहासिक जो पृष्ठभूमि है, जो ऐतिहासिक किसी देश का जो इतिहास होता है वो उसकी विदेश नीति में काफी बड़ा रोल अदा करता है, राष्ट्रीय हित को बनाने में काफी बड़ा रोल अदा करता है। जैसे कि इंडिया ने हमेशा से ही गुटनिरपेक्ष आंदोलन को जो है सपोर्ट किया है, उसका जो है हमेशा समर्थन किया है, उसके पीछे कहीं ना कहीं हमारा इतिहास रहा है कि हम स्वतंत्रता और निष्पक्षता को ही हमेशा से तवज्जो देते रहे हैं। तो इस तरह से आपका जो ऐतिहासिक स्थिति है वो भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। सांस्कृतिक जो कल्चर होता है किसी देश का, जो संस्कृति होती है किसी देश की, वो भी एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है राष्ट्रीय हित के निर्माण में। जैसी संस्कृति होती है, जैसा कल्चर होता है किसी समाज का, राष्ट्र की जो विदेश नीति होती है, जो राष्ट्र के राष्ट्रीय हित होते हैं वो उससे निर्धारित होते हैं। वैचारिक यानी कि विचारधाराएं, किसी देश की जो विचारधारा होती है उसका सीधा सीधा असर होता है उसके राष्ट्रीय हित के ऊपर। आर्थिक, राजनीतिक और सैनिक तत्व, ये सारे तत्व जो हैं उस पे कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि राष्ट्रीय हित पे काफी स्पष्ट छाप हमें देखने को मिल जाती है। तो राज्यों का जो भूगोल होता है, उसका जो इतिहास होता है, उसकी जो संस्कृति होती है, जो दर्शन होते हैं, जो परंपराएं होती हैं, उसकी विचारधाराएं होती हैं, उसका जो अर्थव्यवस्था होता है, जो उनका पॉलिटिकल सिस्टम होता है या उनका जो मिलिट्री सिस्टम होता है, ये सारी चीजें मिल के एक देश के राष्ट्रीय हित के निर्धारण में रोल अदा करते हैं। तो इस तरह से यही वजह है कि हम राष्ट्रीय हित को निश्चित अर्थ नहीं दे सकते, और यही वजह है कि जितने भी आपके इन्होंने जितने लोगों ने इसके विचार प्रस्तुत किए हैं, परिभाषाएं दी हैं, वो सारे ही विचार और परिभाषाएं आपस में मैच नहीं करते हैं, अलग हो जाते हैं। राष्ट्रीय हित एक बहुत ही लचीला और व्यापक शब्द है। प्रत्येक राष्ट्र का राष्ट्रीय हित उसकी आवश्यकताओं के अनुसार अलग अलग प्रकार का होता है। किसी देश की क्या जरूरतें हैं, क्या नीड है, क्या प्राथमिकताएं हैं, क्या वरीयताएं हैं, इसके आधार पे किसी देश की जो विदेश नीति होती है, जो राष्ट्रीय हित हो जाते हैं, वो बिल्कुल अलग हो जाते हैं। राष्ट्रीय हित जो है वो संप्रभुता संपन्न राज्यों की अभिलाषाएं हैं जिसे वो अन्य राष्ट्रों के संदर्भ में प्राप्त करना चाहता है। इसी में एक डेफिनेशन और है पैडलफोर्ड और लिंकन का, हम ये भी समझ लेते हैं कि राष्ट्रीय हित की अवधारणा समाज की मूलभूत मूल्य से जुड़ी हुई है। यानी कि जो राष्ट्रीय हित होता है वो उस देश के जो मूलभूत वैल्यूज होते हैं, जो मूल्य होते हैं, उससे जुड़ा होता है, और ये मूल्य है राष्ट्रीय कल्याण, उसके राजनीतिक विश्वासों का संरक्षण, राष्ट्रीय जीवन पद्धति, क्षेत्रीय अखंडता और सीमाओं की सुरक्षा। तो जो पैडलफोर्ड लिंकन है, उन्होंने
इन मूल्यों के आधार पे राष्ट्रीय हितों को संदर्भित और परिभाषित किया है। इसी में जोसेफ फ्रैंकल है, इन्होंने अपनी पुस्तक है उनकी नेशनल इंटरेस्ट, उसमें राष्ट्रीय हित की व्याख्या राष्ट्र की आकांक्षाओं, विदेश नीति की क्रियान्वयन, व्याख्यात्मक तथा विवादों का निरूपण करने वाले तत्व के रूप में करते हैं। 1947 में जवाहरलाल नेहरू ने लोकसभा में भाषण देते हुए कहा था कि किसी भी देश की जो विदेश नीति होती है उसका आधार उस देश का राष्ट्रीय हित होता है। यानी कि किसी भी विदेश नीति का जो राष्ट्रीय आधार है, जो केंद्र बिंदु है, जो आधार है, वो उसका राष्ट्रीय हित होता है। और जो ये राष्ट्रीय हित होती है वो देश की आवश्यकताओं पे, उनकी वरीयताओं से, उनके जो उनकी आवश्यकताएं होती हैं, जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, भूगोल है, उनका इतिहास है, उनकी संस्कृति है, उनका पॉलिटिकल सिस्टम है, उनका आर्थिक व्यवस्था है, उनका सैन्य व्यवस्था है, बहुत सारे फैक्टर एक साथ कलेक्ट हो जाते हैं उस चीज़ का निर्धारण करने में। अब हम जब आगे पढ़ेंगे वो है राष्ट्रीय हित के प्रकार। वैसे तो इसके प्रकार को डिफाइन करना भी बहुत मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं है, तो कुछ चीज़ें हैं जिसको हम समझ लेते हैं। राष्ट्रीय हित के प्रकार, राष्ट्रीय हित का एक बड़ा जो डेफिनेशन दिया है हेंट्स मार्गेंथो ने अपने यथार्थवादी प्रतिमान में, उसमें उन्होंने राष्ट्रीय हित के 2 प्रकार बताए हैं। एक उन्होंने बताया महत्वपूर्ण प्रकार और दूसरा अमहत्वपूर्ण या फिर परिवर्तनशील प्रकार। महत्वपूर्ण हित वो होते हैं जो स्थायी होते हैं। किसी देश के वो हित जो समय, परिस्थिति या किसी भी स्थिति में परिवर्तित नहीं हो सकते और राज्य उसके साथ किसी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, ऐसे हित को हम महत्वपूर्ण हित की कैटेगरी में डालेंगे। और इसमें आता है राज्य के अस्तित्व, उसकी सुरक्षा, उसकी समृद्धि, ये उसके अनिवार्य और महत्वपूर्ण तत्व हैं जिसके साथ राज्य किसी प्रकार से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता है। दूसरे वो होते हैं जो अमहत्वपूर्ण होते हैं, जिसे कि हम परिवर्तनशील भी कह सकते हैं। ये वो हित होते हैं जो समय के हिसाब से परिवर्तित होते रहते हैं। किसी राज्य के जो दीर्घकालिक हित होते हैं, जो स्थिर होते हैं, स्थायी होते हैं, आवश्यक होते हैं, वो होते हैं महत्वपूर्ण हित, जो कभी भी किसी काल में परिवर्तित नहीं होता है। महत्वपूर्ण हितों का संरक्षण करना, उसका वर्धन करना हर राज्यों का कर्तव्य होता है और वो हर मूल पर उसे करते हैं। इन पर वे किसी प्रकार की रियायत देने या समझौता करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। वो होते हैं महत्वपूर्ण हित और आवश्यकता पड़ने पर इनकी रक्षा के लिए राज्य युद्ध का भी सहारा ले सकता है। यानी हम कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण हित ऐसे हित होते हैं जिससे राज्य कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा और यदि आवश्यकता पड़े तो उसके लिए वो युद्ध को भी करने को तैयार हो जाएगा। इसी श्रेणी में हम अगर और जोड़ दें तो आत्म संरक्षण, स्वतंत्रता, सुरक्षा, प्रादेशिक अखंडता आदि सम्मिलित हो जाते हैं। ये ऐसे हित हैं जिसके साथ राज्य कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, कभी भी जो है उसके साथ रियायत देने के लिए तैयार नहीं होगा। और यदि उसे अंत में उसके साथ युद्ध भी करना पड़े तो वो उसके लिए भी तैयार हो जाएगा। अमहत्वपूर्ण हित इस प्रकार के हित होते हैं जो महत्वपूर्ण हितों की तुलना में कम महत्वपूर्ण होते हैं और थोड़े गौण महत्व के होते हैं, यानी कि इसके साथ थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है, जिन्हें राज्य प्राप्त तो अवश्य करना चाहते हैं परंतु उसके लिए वो युद्ध कभी भी नहीं करेंगे। कोई भी राज्य जो महत्वपूर्ण हित होते हैं उसके लिए जो मतलब परिवर्तनशील जो हित होते हैं उसके लिए वो युद्ध के लिए तैयार नहीं होते। ये हित अस्थिर होते हैं और बदलती परिस्थितियों के, विशेष रूप से लोकमत या फिर राजनीतिक जो प्राथमिकताएं हैं उसमें परिवर्तन के साथ इन हितों में, इनकी प्रकृति में परिवर्तन होता रहता है। हितों के इस वर्ग में हम कह सकते हैं भौतिक कल्याण आता है, प्रतिष्ठा, विचारधारा का प्रसार और व्यापार में वृद्धि आदि चीजें सम्मिलित हो जाती हैं। अब एक अंतरराष्ट्रीय राजनीति में जो एक राजनीतिज्ञ हुए हैं थॉमस रॉबिन्सन, इन्होंने राष्ट्रीय हित का जो प्रकार है वो बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से बताया है। इसमें इन्होंने 6 प्रकार से उसका 6 वर्गों में राष्ट्रीय हित को उन्होंने बांटा है। सबसे पहले आता है प्रथम कोटि का हित, यानी कि प्राइमरी हित। ये ऐसे हित होते हैं
जिनकी रक्षा के लिए राज बड़े से बड़ा बलिदान दे सकता है। मार्गेंथो ने जिसे महत्वपूर्ण हित बोला है, रॉबर्ट थॉमसन ने उसे प्रथम कोटि का हित बोला है। यानी ये वो हित होंगे जिसके लिए राज युद्ध करने के लिए भी तैयार हो जाएगा और इसके साथ वो किसी प्रकार से कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं होते हैं, तो कभी भी बलिदान या त्याग करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। इसमें राष्ट्र की सुरक्षा, उसके अस्तित्व की रक्षा, उसकी आत्म संरक्षण, सैनिक संरक्षण, ये सारी चीजें आ जाती है। सेकंड, जो रॉबर्ट थॉमसन ने जो सेकंड प्रकार बताया, जो दूसरा प्रकार बताया है, वो है सेकेंडरी इंटरेस्ट, यानी कि गौड़ हित। गौड़ हित क्या होता है? ये प्राथमिक हित से कम महत्व के होते हैं। विदेशों में अपने नागरिकों की सुरक्षा, अपने देश के राजदूतों की राजनीतिक नियुक्तियां तथा नागरिकों के हितों की रक्षा करना सेकेंडरी इंटरेस्ट के अंतर्गत आता है। ये प्राथमिक से कम महत्व के होते हैं। तीसरा हित जो है वो है स्थायी हित। राज्य के लगभग सदियों बने रहने वाले दीर्घकालिक लक्ष्य व प्रयोजन, ऐसे हित जो कभी भी किसी परिस्थिति में बदलते नहीं और लंबे समय तक बने रहते हैं, ऐसे हित को हम स्थायी हित कहते हैं। जैसे ग्रेट ब्रिटेन द्वारा अपने उपनिवेशों में और विदेशी व्यापार की रक्षा के लिए महासमुद्र में नौचालन की स्वतंत्रता को बनाए रखना, यानी ऐसी चीजें जो उनके साथ हमेशा उनके अस्तित्व के और उनके सिक्योरिटी से जुड़ी हुई होंगी, ऐसे हित स्थायी हित होते हैं जो लंबे समय के लिए होते हैं और उनके साथ जो है राज्य जो है उसे बनाए रखना चाहते हैं। चौथा है परिवर्तनशील तत्व। वेरिएबल इंटरेस्ट क्या होता है? वो राष्ट्रीय हित जिन्हें कोई राष्ट्र किसी विशेष परिस्थिति में राष्ट्रीय हित के लिए आवश्यक समझता है, उसे परिवर्तनशील तत्व कहते हैं, जो लोकमत और विभिन्न व्यक्तियों के विचारों से प्रभावित होता रहता है। परिवर्तनशील तत्व जो होता है वो परमानेंट नहीं होता है, वो समय के साथ लोकमत के हिसाब से पॉलिटिकल प्राथमिकताएं जो है, पॉलिटिकल जो प्रायोरिटीज हैं, उसके आधार पे जिसमें परिवर्तन होता रहता है, उसे हम परिवर्तनशील तत्व कहते हैं। ये ज्यादातर जो है पब्लिक जो लोकमत है, जो पब्लिक नागरिकों की जो डिमांड है, उसके आधार पे भी या विचारधाराओं के आधार पे या जो शासक नीति निर्माता है उन लोगों के आधार पे जो ये परिवर्तित होता रहता है। पांचवा है सामान्य हित या कॉमन इंटरेस्ट। ये सकारात्मक हित होते हैं और बहुत सारे राष्ट्रों या बहुत सारे विशिष्ट क्षेत्र जैसे कि अर्थव्यवस्था, कूटनीति संबंध, व्यापार आदि पर लागू होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की स्थापना करना, ये इसका एक एग्जाम्पल है। निशस्त्रीकरण, शस्त्र नियंत्रण भी सम्मानित जो है वो इसके अंतर्गत सम्मिलित होता है। यानी सामान्य हित ऐसे हित होंगे जो पूरी दुनिया में जो देश हैं वो ऐसे ही जो सबके लिए कॉमन होंगे, सबके लिए इक्वल होंगे। जैसे कि मैंने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, युद्ध ना हो, शांति बनी रहे, सुरक्षा बनी रहे, डिसआर्मामेंट, निशस्त्रीकरण, ऐसी चीजें जो सबके बेनिफिट के लिए हो, सबके देश को इससे फायदा हो, सबके हित इसके साथ जुड़े हुए हो, उसे हम सामान्य हित की श्रेणी में डालते हैं। छठवां आ जाता है विशिष्ट हित। ये सामान्य हित से उत्पन्न होने वाले हित होते हैं, इन्हें समय के साथ हम प्रभावित या परिभाषित कर सकते हैं। जैसे कि तीसरी दुनिया के देश का विशिष्ट हित नवीन अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था स्थापित करना है तथा हिंद महासागर के जो तटीय राज्यों का विशिष्ट हित है वो है हिंद महासागर को शांति क्षेत्र बनाना। तो इस तरह से जो राष्ट्रीय हित के प्रकार है वो हम देख सकते हैं कि थॉमस रॉबिन्सन ने 6 प्रकार के बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से उसको बताया है और हैंस मार्गेंथो ने जो एक व्यापक तौर से बड़े तौर से हमें एक्सप्लेन कर दिया। तो वो 2 हमारे सामने निकल के आते हैं, ऐसे ही जो स्थायी हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, जो प्राथमिक कोटि के हैं, जिनके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता, और दूसरे वो हित हैं जो सेकेंडरी हित हैं, जो अमहत्वपूर्ण हैं, परिवर्तनशील हैं, अस्थायी हैं और समय के हिसाब से, परिस्थिति के हिसाब से, विचारधाराओं के हिसाब से, लोकमत के आधार पे या फिर जो राजनीतिक प्राथमिकताएं हैं, वरीयताएं हैं, उसके आधार में उसमें परिवर्तन हो जाए, ऐसे हित को हम जो है इस श्रेणी में डाल सकते हैं। अब राष्ट्रीय हित की अभिवृद्धि के साधन कौन कौन से हैं, इसको भी हम थोड़ा सा देख लेंगे कि राष्ट्रीय हित की अभिवृद्धि के साधन, यानी कि राष्ट्रीय हित को बढ़ाने के लिए राज्य कौन कौन से साधनों का प्रयोग करता है। सबसे पहले हम आ जाते हैं यथास्थिति की नीति।
यथास्थिति की नीति से मतलब तात्पर्य ये है कि यदि कोई राज शक्तिशाली है, पावरफुल है, तो वो अपनी स्थिति को अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में बनाए रखने का प्रयत्न करता है। ये यथास्थिति स्थिति है, ताकि वो अपनी जो शक्तिशाली स्थिति है उसको बनाए रख सके। दूसरा साम्राज्यवाद की नीति रही है। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में जो साम्राज्यवाद की नीति है, किसी जैसे चाइना है या अमेरिका है, इन लोग की नीतियां जो है ये भी कहीं ना कहीं राष्ट्रीय हित, इससे क्या होगा, वो अपनी राष्ट्रीय हित को बढ़ा सकेंगे। उसके बाद कूटनीति भी एक बड़ा अच्छा उपचार होता है, जो है अपने राष्ट्रीय हित को बढ़ाने का, वृद्धि करने का। कूटनीति के बाद प्रचार भी एक ऐसा साधन है जिससे कोई राष्ट्र अपने देश की जो राष्ट्रीय हित होते हैं उसका प्रोपेगेंडा करता है, उसको फैलाता है, विस्तार प्रसार करता है। उसके बाद संधियां और गठबंधन, कोई राज्य अन्य राज्यों के साथ जो गठबंधन करता है, जो संधियां करता है, वो अपने राष्ट्रीय हित के अनुसार ही करता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है आर्थिक उपकरण। आर्थिक उपकरण का इस्तेमाल करता है कोई राज्य अपने हित को आगे बढ़ाने के लिए, जैसे कि वो किसी पे आर्थिक रूप से दबाव डाल सकता है, या उसको लालच दे सकता है, या उसको पनिशमेंट दे सकता है, और बाध्यकारी साधन भी इसी के साथ जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से जो राष्ट्रीय हित है इसको हमने, हालांकि बहुत व्यापक अवधारणा है और इसको खत्म करने के लिए हमें थोड़ा समय की जरूरत है, बट ये चीज जो है यहाँ पे हम इसको एंड करते हैं कि जो राष्ट्रीय हित है वो प्रकार, अभिवृद्धि और उसके जो उसके निर्धारक तत्व हैं, इसके साथ हम इसे यहाँ खत्म करते हैं।